अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। इन लाइसेंसिंग सिस्टम ऑफ कंपनी परमिट्स अ फॉरेन कंपनी टू यूज इट्स नेम एंड ट्रेडमार्क फॉर बिजनेस पर्पस। लाइसेंसिंग में क्या होता है, कोई कंपनी परमिट करते हैं फॉरेन कंपनीज को, मतलब इंडिया की जो कंपनी फॉरेन कंपनीज को वो परमिट लाइसेंस के लिए मतलब परमिशन दे देती हैं अपने नाम या फिर अपने ट्रेड नेम से बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, लाइसेंसिंग इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट in which one firm grants access to its patents, trade secrets or technology to another firm in a foreign country for a fee called royalty। के बदले में जो अपनी एक कंपनी रहती है वो अपने नाम को, पेटेंट्स को दूसरे कंपनी को ग्रांट करती है, ठीक है ना, और बदले में क्या लेती है, रॉयल्टी लेती है। जो फीस लेती है उसको रॉयल्टी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है, लाइसेंसिंग का बताया है। लाइसेंसिंग क्या होता है, उसके बाद अब फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। फ्रेंचाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंस इन विच अ पेरेंट कंपनी, इसमें क्या रहती है, जो पेरेंट कंपनी है द फ्रेंचाइजर, जो मेन कंपनी जो पेरेंट है, ग्रांट अनदर इंडिपेंडेंट एंटिटी, मीन्स वो अपने जैसा ही मतलब इंडिपेंडेंट एंटिटी दे देता है फ्रेंचाइजीज को। मतलब एक बनाने वाला है उस, वो पेरेंट कंपनी है, वो अपनी एक पूरी फ्रेंचाइजी दे देता है ना, जिसको फ्रेंचाइजी बोला जाता है, पूरा इंडिपेंडेंटली दे देता है वर्क करने के लिए। द राइट टू डू बिजनेस इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। दिस राइट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सेलिंग द फ्रेंचाइजर प्रोडक्ट। जैसे फ्रेंचाइजर ने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसको सिर्फ फ्रेंचाइजी ही बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा, तो ऐसे रहता है, ठीक है ना। यूजिंग इट्स नेम, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग टेक्निक्स और जनरल बिजनेस अप्रोच। इसके एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये दिया ना, द टर्म फ्रेंचाइजी अप्लाइड टू सर्विस बिजनेस, मैकडोनल्ड्स, आरचाइज, वॉलमार्ट एक्सेट्रा में ये सब दिए एग्जांपल्स, ठीक है ना। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग इज कंसीडर अ लेस एक्सपेंसिव मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। ये लेस इफेक्टिव मोड होता है, ठीक है ना, लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना, किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए। इन दिस सिस्टम वेरी लिटिल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, इसमें पैसे भी कम लगते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लगता है वो कम लगता है। लाइसेंसर फ्रेंचाइजर इज नॉट अ पार्टी टू द लॉस, और जो लाइसेंसर जो भी होगा फ्रेंचाइजर होगा उसको कोई नुकसान का नहीं होता है, ठीक है ना, नुकसान नहीं होता है, बदले में फीस या रॉयल्टी मिलती है। देयर आर लोअर रिस्क ऑफ बिजनेस टेक ओवर और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब इसमें रिस्क भी कम रहता है बिजनेस का और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी इसमें कम रहता है, क्योंकि इसका ज़्यादा जो भी मैनेज होता है ज़्यादातर वो फॉरेन कंट्री के द्वारा होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग बोथ बीइंग अ लोकल पर्सन हैज़ ग्रेटर मार्केट नॉलेज। लाइसेंसर जो फ्रेंचाइजी होता है उसको क्या है, लोकल पर्सन होता है, ठीक है ना, जिसको अब यहीं का पर्सन है तो उसको मार्केट के बारे में सब कुछ पता रहता है। एंड कॉन्टैक्ट विच कैन प्रूव बेनिफिशियल टू द बिजनेस, जिससे कि बिजनेस को फायदा मिलता है, ठीक है ना। अब लिमिटेशन में क्या होगा, देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ मिसयूज ऑफ राइट्स ऑफ ट्रेडमार्क। अब इसमें जो भी ट्रेडमार्क जो राइट्स दे दिए उसका वो मिसयूज भी कर सकते हैं, ये दिक्कत आती है इसमें। फ्रेंचाइजी बिकम स्किल्ड इन द मार्केटिंग ऑफ फ्रेंचाइज एंड लाइसेंस प्रोडक्ट। और फ्रेंचाइजी को भी अब आइडिया हो जाता है ना फ्रेंचाइजर का प्रोडक्ट बेच बेच के, तो वो फिर अपना नया शुरू करने की ऐसी कोशिश करते हैं इस तरीके से। इट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द लाइसेंसर फ्रेंचाइजर्स गुडविल इन द मार्केट इफ द लाइसेंस फ्रेंचाइजी सेल्स लो क्वालिटी गुड्स। और जैसे गलत चीज़ गलत क्वालिटी का गुड्स बेचा तो फिर उनके इमेज पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी गुडविल खराब होती है, इमेज जो रहती है, ठीक है ना। बोथ द पार्टीज आर नॉट हैविंग पर्सनल कॉन्टैक्ट रिजल्टिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्रेड। और दोनों पार्टीज में पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते हैं जिससे कि इफेक्ट पड़ता है ट्रेड को, लेन देन को, ठीक है, डिस्प्यूट्स की दिक्कतें आती हैं। इट इफ नॉट मेंटेन प्रॉपरली ट्रेड सीक्रेट्स कैन बी डिस्क्लोज टू अदर इन द फॉरेन मार्केट। अगर आपने सही तरीके से ट्रेड सीक्रेट्स को नहीं जाना, जिससे क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट्स को आपने मेंटेन नहीं किया तो फॉरेन मार्केट्स में इजीली ये डिस्क्लोज हो जाता है, ठीक है, सामने आ जाता है। दिस में कॉज सर्वर लॉस टू द लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है, जॉइंट वेंचर मीन्स स्टैब्लिशिंग अ फर्म विथ अ जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर फर्म्स। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, जब दो और एक या दो से ज़्यादा फर्म एक साथ मिलके दोनों बिजनेस करते हैं जिसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है ना। इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन है। और जॉइंट वेंचर में स्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस, जैसे फॉरेन फर्म प्लस लोकल फर्म मिलके एक फर्म बन जाते हैं। और अ लोकल फर्म एक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म और मे बी फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन लोकल फर्म। अब इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या था, जब इंडिया के ही दो तीन फर्म मिलके काम करते थे, अब इसमें क्या है, एक फॉरेन हो एक यहाँ का हो, या फिर यहाँ का हो फॉरेन का, मतलब वही है, एक फॉरेन का होना चाहिए, सब मिलके दोनों काम करते हैं, उसको जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस में क्या आएगा, एज अ फर्म इज अ लोकल फर्म द नॉलेज ऑफ मार्केट इजीली। अब जो लोकल फर्म है, मीन देखो जिस कंट्री में बिजनेस हो रहा है उसको लोकल बोला गया है, तो जो लोकल फर्म है उसको जानकारी रहेगी मार्केट के बारे में। इट मेक्स पॉसिबल टू एग्जीक्यूट लार्ज प्रोजेक्ट्स रिक्वायर ह्यूज कैपिटल।
अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना, चलाने में ईजी होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगा, है ना, ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसके लिए। बोथ कंट्रीब्यूट टू द इक्विटी कैपिटल ऑफ सच अ वेंचर, इट इज़ लेस बर्डनसम टू एक्सपेंड बिजनेस ग्लोबली। अब इसमें क्या रहता है, दोनों कंपनी के जो भी दोनों वेंचर्स रहते हैं उन पे बराबर का इनको इक्विटी कैपिटल मतलब है ना, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं बराबर, जिससे कि एक के ऊपर भार ज़्यादा नहीं पड़ता है। इट इज़ बेनिफिशियल टू बिग एंटरप्राइजेज, जो बड़े बड़े एंटरप्राइज होते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। लिमिटेशन में दिस इज लाइकलीहुड टू ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन डिफरेंट मैनर्स। अब इधर का है, एक इधर का है, तो जाहिर सी बात है डिस्प्यूट ज़्यादा रहते हैं। डिपेंडेंस ऑन लोकल कंपनी इज मोर, जो लोकल कंपनी रहता है उस पर डिपेंडेंस ज़्यादा रहती है, रिस्क फैक्टर और ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अब होली ओन्ड सब्सिडरीज में क्या होता है, इट इज़ अ वेरी ईजी वे टू एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। दिस मोड इज प्रेफर्ड बाय दोज कंपनीज विच वांट टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द ओवरसीज ऑपरेशन। अब ये वो कंपनीज हैं जो ओवरसीज ऑपरेशन मीन दूसरे कंट्रीज में पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहती हैं। The parent company acquires full control over the foreign companies by making 100% investment in the equity capital। अब वो क्या करती है, किसी दूसरों को मिलाती नहीं है, अकेले ही सब चीज़ चलाती, पूरा इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना। A wholly owned subsidiaries of foreign market may be set up in either of the two ways। अब इसके दो वेज दिए हैं। सेटिंग अप अ न्यू फर्म टू स्टार्ट वर्किंग इन अ फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन कंट्री में अपना खुद का नया एक फर्म सेट कर दिया। एक्वायरिंग एन एस्टैब्लिश फर्म इन द फॉरेन कंट्री, या फिर कोई एस्टैब्लिश जो बनी बुनाई फर्म है उसको ले लेना, खरीद लेना। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, इसमें पूरी तरह से कंट्रोल रहता है पेरेंट कंपनी का अपने सब्सिडरीज के ऊपर, है ना। नो रिस्क सब्सिडीज मतलब अपन रहता है सब्सिट्यूट रहता है ना, उसकी तरह से। नो रिस्क ऑफ वायलेशन का, सीक्रेसी का कोई रिस्क नहीं है, सब अपने हाथों में है, पूरी तरह सीक्रेटली मेंटेन रहता है ना। टेक्निकल नॉलेज सब चीज़ रहता है, फुल कंट्रोल रहता है प्रॉफिट के ऊपर। डिसएडवांटेजेस में प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में और मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, रिस्क खुद उठाना पड़ता है अकेले। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस हाउसेज, और छोटे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, बड़े बिजनेस के लिए भी ठीक है ना। अब प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने प्रोसीजर दिया है कि किस तरीके से इम्पोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। फर्स्ट क्या है, गेटिंग इम्पोर्ट लाइसेंस। सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, ये इम्पोर्टिंग के प्रोसीजर, ठीक है, मतलब एक अपनी गुड्स को बाहर कैसे भेजना है उसके। अ फर्म विच इंटेंड्स टू इम्पोर्ट गुड्स इनटू इंडिया मस्ट सिक्योर रिकॉग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे इंडिया का एग्जांपल दिया, जैसे कोई दूसरी कंट्री जो इंडिया में गुड्स भेजना चाहती है उसको इंडियन गवर्नमेंट से सबसे पहले क्या रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्नाइज लेना पड़ेगा, ठीक है ना, लाइसेंस लेना पड़ेगा। एन इम्पोर्टर कैन इम्पोर्ट गुड्स ओनली इफ ही सक्सीड टू ऑब्टेन एन इम्पोर्ट लाइसेंस, अगर उसको इम्पोर्ट लाइसेंस मिल गया तभी वो इम्पोर्ट कर पाएगा इंडिया में गुड्स, ठीक है ना। गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड बाय अ पर्सन और अ फर्म और द स्ट्रेंथ ऑफ वैलिड इम्पोर्ट लाइसेंस। कोई भी गुड्स कोई पर्सन हो या फिर कोई फर्म हो इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है ना। एन इम्पोर्टर कैन इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री अंडर अ जनरल लाइसेंस, और जैसे कोई इम्पोर्टर है चाहे तो वो दूसरे कंट्री से भी इम्पोर्ट कर सकता है इंडिया में जनरल लाइसेंस या फिर स्पेसिफिक लाइसेंस के जरिए। जनरल लाइसेंस एनेबल्स एन इम्पोर्टर टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम एनी कंट्री। जनरल लाइसेंस से क्या होता है, एक इम्पोर्टर जरूर नहीं अपनी कंट्री से गुड्स भेजे, किसी भी कंट्री से वो गुड्स भेज सकता है। और स्पेसिफिक लाइसेंस अलाउज टू इम्पोर्टर टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम द स्पेसिफिक कंट्री, और स्पेसिफिक लाइसेंस में पर्टिकुलर कोई गिने चुने कंट्रीज के नाम रहते हैं, सिर्फ वहीं से वो एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, इम्पोर्ट कर सकता है, सॉरी। अब नेक्स्ट अपना क्या है, कंट्रोल ऑफ इम्पोर्ट। अब इसमें क्या रहता है, द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के 1947 अकॉर्डिंग regulates imports are and provides the machinery to import control. Import control aims at restriction imports to assistance essentials goods। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्ट पे कंट्रोल में इनने बताया है कि रेगुलेट करता है इम्पोर्ट को बढ़ावा देता है, ठीक है ना, जिससे कि प्रोवाइड्स द मशीनरी ऑफ इम्पोर्ट, जैसे कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करना है उसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। इम्पोर्ट कंट्रोल एम्स एट रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट कंट्रोल द्वारा क्या किया है, जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटाने की कोशिश की, ठीक है, ताकि इसेंशियल गुड्स को इजीली अपन इधर उधर भेज सकें। लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स में फॉर लाइसेंसिंग इम्पोर्टर्स आर डिवाइडेड इनटू एस्टैब्लिश्ड इम्पोर्टर। जो इम्पोर्ट करने वाले रहते हैं वो एस्टैब्लिश इम्पोर्टर्स के नाम से डिवाइड रहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल यूजर और न्यू कमर्स। द गवर्नमेंट फिक्स monetary ceiling from the imports of commodities under its import control policy. License are issued to individual importers। जो भी इंडिविजुअल इम्पोर्टर रहते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है सब्जेक्ट टू ओवरऑल सीलिंग इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ सर्टेन क्लास ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट क्या है, प्लेसिंग एन इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, द इम्पोर्टर नाउ प्रोसीड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द रिक्वायर्ड गुड्स फॉर विच ही होल्ड्स एन इम्पोर्टर लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस। अब जो इम्पोर्टर कौन है, ठीक है ना, अगर उसको सक्सीड हो गया लाइसेंस लेने में, ठीक है ना, ही मे प्लेस द ऑर्डर डायरेक्टली टू द फॉरेन एक्सपोर्टर।
अब वो डायरेक्टली जो बाहर इंडिया के जैसे कोई एक्सपोर्टर, उससे वो डायरेक्टली क्या करेगा, अप्रोच करेगा, है ना, ऑर्डर प्लेस करेगा, और थ्रू अ स्पेसिफिक मिडिल मैन, या फिर कोई मिडिल मैन के जरिए, नोन एज इंडेंट हाउस, जो मिडिल मैन रहता है ना, या तो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा या फिर कोई मिडिल मैन चूज करेगा, जिसको इंडेंट हाउस बोला जाता है। द टर्म इंडेंट एज वी सीन रिफर्स टू एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय इम्पोर्टर विथ अ फॉरेन सप्लायर। द ऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन द प्रिंटेड फॉर्म known as indent form 2, which is filled in by the indent house, which is with such detail as the price, quality, terms and payments. Packing: the indent may be opened or closed. An open indent does not specify price and other details. A closed indent mentions such स्पेसिफिकेशन एज प्राइस, पैकिंग, ब्रांड एक्सेट्रा। तो ये क्या रहता है, जो भी वो ऑर्डर देता है वो रिकॉर्ड जाता है इंडेंट मिडिल मैन का, जिसमें काम करता है, ठीक है ना, फिर वो एक्सपोर्टर को जानकारी देता है। अब उसमें दो तरह के इंडेंट बोले हैं, अगर ओपन है तो क्या करता है, ओपन स्पेसिफाई नहीं करता जो भी प्राइस है, अगर ओपन है तो, और क्लोज होता है तो फिर स्पेसिफिकेशन, प्राइस और ये सब के बारे में मैंशन किया जाता है। अब ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में क्या रहता है, द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट फॉर गुड्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब देखो, जब उसको गुड्स इंपोर्ट करना है तो वो एक्सपेक्ट पेमेंट कैसे लेता है, वो फॉरेन करेंसीज में लेगा। ही देयरफॉर रिक्वायर्स नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज, उसके लिए उसके पास फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी पैसे होने चाहिए, ठीक है ना, कि किससे एक्सचेंज करेगा। ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच इम्पोर्ट्स आर टू बी मेड। फॉरेन एक्सचेंज इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू। फॉरेन एक्सचेंज जो बोर्ड है उसको कौन कंट्रोल रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, जिसको फैरा बोला जाता है, ठीक है। अब अपना है ओपनिंग ऑफ क्रेडिट। आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द गुड्स, द इम्पोर्टर अरेंज फॉर द ओपनिंग ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर थ्रू बैंकर्स। अब जैसे क्रेडिट में वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए फिर बैंकर के पास जाके क्रेडिट जो रहता है ना वो भी ओपन कराना पड़ेगा। ही अपॉन्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट, एक लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द बैंक से लेगा, ठीक है ना, इन फेवर ऑफ द फॉरेन डीलर बाय ओपनिंग एन अकाउंट, वहाँ पे एक अकाउंट खोल के क्रेडिट लेटर लेगा। शिपिंग ऑफ गुड्स में अब गुड्स को भेजना है रख के। आफ्टर रिसिप्ट फ्रॉम एन इंडेंट, द एजेंट और द ब्रांच ऑफिस ऑफ द इंडेंट हाउस प्रोसीड्स टू डिस्पैच द ऑर्डर गुड्स। अब उसको ऑर्डर दे दिया तो शिपमेंट होता है, ठीक है ना, शिपिंग करते हैं। द गुड्स विल बी परचेज्ड फ्रॉम द लोकल मार्केट्स और फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। फिर उस गुड्स को जब परचेज करते हैं लोकल मार्केट्स और या फिर कोई मैन्युफैक्चर, द एजेंट्स देन arranges for the packing of goods and insurance therefore as per the instruction from the indent form. Obtaining shipping documents में the next step to be followed is to make arrangement for obtaining the necessary documents to enable importer to take delivery of goods. अब importer को goods लेने के लिए क्या रहता है, shipping documents उनको दिया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट्स में उस गुड्स को क्लियर करने वाले डॉक चार्जेस रहते हैं ना, वहाँ से उनको क्लियर करना है, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंट लेटर मिलने के बाद जो इम्पोर्टर रहेगा वो एक क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करेगा, ठीक है, पोर्ट पे, जो जाके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करेगा, जो भी गुड्स डिलीवर हुए हैं उसके लिए, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट होता है एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी ऑर्डर इज द ऑर्डर गिवन बाय द ऑफिस ऑफ द शिपिंग कंपनी फॉर गिविंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द इम्पोर्टर। यहाँ एंडोर्स किया, ठीक है ना, डिलीवरी को। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, फिर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगते हैं उसका पेमेंट होता है। फिर पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज़ एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो भी डॉक के ड्यूज़ हैं, डिलीवरी के जो भी गुड्स हैं उसका पेमेंट होता है। नेक्स्ट अपना आता है गुड्स टू बी केप्ट इन बॉन्डेड वेयर हाउस और सेंड टू द इम्पोर्टर। या तो गुड्स को तुरंत नहीं भेजते हैं तो फिर बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाता है, या फिर तुरंत उसको एक इम्पोर्टर के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है गुड्स टू बी रिसीव्ड बाय द इम्पोर्टर, फिर उसको बाद में गुड्स रिसीव हो जाता है। तो ये उसके पूरे प्रोसीजर है इम्पोर्ट्स के, ठीक है।